हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो फीचर्स पे बनाया गया है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है आपकी, उसके जो फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अच्छा, फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसके पहले ये जान लेते हैं कि सी प्लस प्लस के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस डिजाइन की थी मिस्टर बजाज ने, स्टोस्ट्रप ने। अच्छा, ये जो लैंग्वेज बनाई गई थी ये सी लैंग्वेज के बाद में बनी थी। सी लैंग्वेज जो है आपकी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही किए जाते हैं। अच्छा, इसको सी लैंग्वेज विद क्लास भी कहा जाता है। मतलब क्या कि आपकी जो सी लैंग्वेज थी उसके अंदर क्लास फीचर नहीं था। उसमें क्लास नाम से कुछ भी आप बना नहीं सकते थे। वहाँ पे स्ट्रक्चर्स यूज में आप ले सकते थे, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हुआ करते थे, तो सिक्योरिटी वाला फीचर भी नहीं था। नहीं वहाँ पे आप डेटा को हाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे यूज क्या लिया गया है कि सी लैंग्वेज के अंदर क्लासेज ऐड कर दी गई। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये सी लैंग्वेज है विद क्लासेज। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, फाइल एक्सटेंशन की, तो वो है आपका डॉट CPP। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है पूरी की पूरी लैंग्वेज, कंप्लीटली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अच्छा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं विंडोज पे, और अगर प्रोग्राम आप लोगों ने रन किया तो ये सिर्फ और सिर्फ आप विंडोज़ पे ही चला पाएंगे। आप चाहें कि मैं इसको लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला लूँ या फिर यूनिक्स बेस पे चला लूँ, तो आप ऐसा नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि यहाँ पे जो फाइल्स होती है कंपाइलेशन के बाद में ऑब्जेक्ट फाइल जो बनती है वो बनती है आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट फाइल। अच्छा, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, रन किया जाता है, तब बनती है .exe फाइल। वो भी आपकी क्या, सिस्टम डिपेंडेंट होती है। हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। हाई लेवल मतलब ह्यूमन रीडेबल कोड्स जो होते हैं आपके, वो जनरली हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। अगर रीडिंग की बात करें, कंपाइलेशन की बात करें, या फिर अप्रोच की बात करें कि कौन सी अप्रोच इसमें यूज में ली जाती है, तो यहाँ पे हमेशा बॉटम अप अप्रोच यूज में ली जाती है। मतलब आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया जाता है। आपका जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जो सी लैंग्वेज है बेसिकली, वो आपकी टॉप डाउन अप्रोच यूज में लेती है। यहाँ पे हमेशा कौन सा होगा? बॉटम अप अप्रोच। अच्छा, फीचर्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो हमको जान लेने हैं, तो फीचर्स हम देखें तो इसमें फीचर्स होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। अच्छा, ये वाले जो फीचर्स हैं इनका डिस्कशन हमने किया है, तो एक बार पहले फीचर्स देख लेते हैं। एनकैप्सुलेशन जो है, बेसिक बेसिक अगर देखें, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्लासेज इसके अंदर होती है, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट किए जाते हैं। इनहेरिटेंस मतलब किसी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज में लेके नई क्लास बनाना। एनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग ऑफ डेटा कहलाता है ये। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना, डेटा हाइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म होता है मैनी, मैनी फॉर्म्स। डायनामिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, ये अगर देखें तो डायनामिक बाइंडिंग रन टाइम पे होती है, मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट का कम्युनिकेशन है। तो एक बार ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज में ली जाती है और क्या क्या फीचर्स हमको मिल जाते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्लास जो होती है आपकी, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आती है। मतलब आप जो क्लास बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड रहेगी। जो भी क्लास आप बनाना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें कि मुझे स्टूडेंट क्लास बनानी है एक, जिसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल हो, तो हम क्लास का नेम स्टूडेंट रख सकते हैं। मतलब जो डेटा टाइप वगैरह होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, वो भी मैं ही यूज में लूंगा, मैं ही डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होगी वो एक क्लास बना दी हम लोगों ने। कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ डेटा एंड कोड, इसके अंदर होगा क्या कि कलेक्शन रहेगा डेटा का, यूजर डिफाइंड डेटा का। जो कोडिंग हम लोग कर रहे हैं, जो जो भी हम यूज में ले रहे हैं, वो सारा का सारा यूजर डिफाइंड होगा। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, अलाउ अस टू डू सम थिंग्स विच आर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, विच आर आवर नेक्स्ट फीचर्स। ये जो हैं ये कुछ नेक्स्ट फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लास जो होती है, क्लास ही हमको अलाउ करती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ कर पा रहे होंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो, चाहे एनकैप्सुलेशन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो, ये सारे के जो नेक्स्ट फीचर्स हैं आपके, ये यूज में लेने के लिए आपको क्लास चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये इंस्टांसेज होते हैं क्लासेस के, क्लासेस का ही एक पार्ट होता है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, उनको यूज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ले सकते हैं। एक सिंटैक्स इसका देख लेते हैं कि बेसिकली क्लास होती क्या है। तो क्लास का अगर हम सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा जाता है। कीवर्ड क्या होते हैं? जो प्री डिफाइंड है। उसके बाद क्लास का नेम लिखा जाता है। ये क्लास का नेम जो है ये यूजर डिफाइंड है, इसको यूजर कुछ भी लिख सकता है। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स
स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट और एंड कर्ली ब्रैकेट, और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्लोज की जाती है। बीच में आपकी बॉडी रहती है क्लास की, और हर लाइन के पीछे टर्मिनेटर का सिंबल जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो है ये सिंटैक्स है बेसिक क्लास का। एक क्लास आपने बनाई। अच्छा, अगर बात करें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी काफ़ी इजी है। जैसे मान लीजिए क्लास नेम, हमने क्लास बनाई थी एक स्टूडेंट नेम से। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो आपको सिर्फ मेन प्रोग्राम में करना इतना सा है कि आपको स्टूडेंट क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का नेम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लिखा stu1 और इसको टर्मिनेट कर दिया, तो ये जो stu1 बना आपका, ये ऑब्जेक्ट है, पहला एक सिंगल ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास में अब वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो आपने इस क्लास में डिक्लेयर किए थे। जैसे मान लीजिए आपने नेम डिक्लेयर किया था, या फिर आपने रोल नंबर डिक्लेयर किया था, या फिर डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर किया था, तो इस ऑब्जेक्ट के पास में वो सारी चीज़ें हैं अभी। नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को बेसिक वे में हम समझे तो इनहेरिटेंस कहलाता है किसी चीज़ को इनहेरिट करना, मतलब पहले से जो एग्जिस्टेड जो आपकी क्लास है उसको यूज में लेके कोई नई क्लास बना लेना। मतलब ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास बनाने की। अच्छा, एग्जिस्टिंग क्लास जो होती है उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह हमको नहीं करने हैं। इनहेरिटेंस जो है वो किस किस टाइप से किया जा सकता है, पब्लिक इनहेरिटेंस हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। इनके बारे में डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। पब्लिक जो होगा ये सबको विजिबल होगा। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ जो मेन क्लास होगी उसी के ही डेटा प्राइवेट रहेगा। जैसे ही हमने इनहेरिट किया, इनहेरिट पहले लेवल में। अच्छा, इसको ऐसे देखिएगा कि प्राइवेट का मतलब प्राइवेट, मतलब उसको सिर्फ क्लास यूज में ले सकती है। प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड ऐसा होगा कि बेस क्लास और उससे जो ड्राइव्ड क्लास बनाई गई है वो दोनों के दोनों उसको यूज में ले सकते हैं, उसके बाद उसको कोई यूज में नहीं ले सकता। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं, मॉडिफायर्स हम इनको बोल सकते हैं बेसिकली। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जब हम क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं तब हमको ये सेट करने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, एग्जिस्टिंग क्लास कैन बी यूज विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल कोड। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि हमको एक क्लास नई बनानी है पुरानी क्लास को यूज में लेके, तो नई वाली जो क्लास बनाई जाएगी पुरानी क्लास को यूज में लेके, उसमें पुरानी क्लास के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हमको करने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इसको बेसिकली अगर देखें कि इनहेरिटेंस एक्चुअली में क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि बाइक, जैसे मान लीजिए कंपनी है जो बाइक बनाना चाहती है। तो बाइक जब बनाई जा रही होगी तो बाइक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पुरानी वाली बाइक से सेम की सेम रख ली जाती है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये सोचा नहीं जाएगा कि बाइक के अंदर 2 टायर्स रहेंगे, बाइक के अंदर एक हैंडल होगा, एक सीट होगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोची जाती। क्यों नहीं सोची जाती? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बाइक के पुराने मॉडल से इनहेरिट कर रहे हैं एज इट इज़। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर किया जा सकता है कि हो सकता है कि पहले बाइक में डिस्क ब्रेक ना हो, अब डिस्क ब्रेक लगा दिया जाए। मतलब जो पुरानी चीज़ थी उसके अंदर नई फीचर्स ऐड कर रहे हैं हम लोग। पहले मान लीजिए जो लाइट थी, हेडलाइट, वो सिंपल थी, अब हो सकता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प उसमें लगा दिया जाए। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं कि पुरानी वाली जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उसके अंदर हम नए फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि पुरानी क्लास को यूज में लेके नई क्लास बनाना, और पुरानी क्लास के फीचर्स को नई क्लास में यूज में लेना, और उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर देना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्लास 1 है, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स हम बोले तो ABC कुछ फीचर्स हैं या फंक्शंस हैं या डेटा टाइप बोल लीजिए। हमको एक नई क्लास बनानी है जिसके अंदर हम लोग D और E नए फीचर्स और ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस है। या तो हम क्या करें कि पूरी की पूरी क्लास नई बनाएं, उसके अंदर ABCDE पांचों के पांचों फीचर्स मैन्युअली ऐड करें, या फिर करें क्या कि क्लास A जो है इसको इनहेरिट करके एक नई क्लास बनाएं। नई क्लास जो होगी उसके अंदर खाली D और E ऐड करना पड़ेगा, तो जो रिजल्टेंट क्लास हमको मिलेगी उसके अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे फीचर्स होंगे। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि क्लास जो है पुरानी क्लास को यूज में लेके अगर नई क्लास हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर नए फीचर्स हम ऐड करते हैं, और सारे के सारे पूरे फीचर्स वो वाले मिल पाए जो बेस क्लास में भी हैं, प्लस जो नए फीचर्स ऐड किए हैं ड्राइव्ड क्लास में वो भी हैं। तो ये चीज़ आपकी होगी इनहेरिटेंस। अच्छा, ये लेवल वाइज होती है, सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल लेवल होता है। तो ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जो होता है ये होता है रैपिंग ऑफ डेटा इनटू ए क्लास। अच्छा, रैपिंग ऑफ डेटा क्या कहलाएगा, इसको ऐसे समझिएगा। मान लीजिए मार्केट से आप लोगों ने गिफ्ट परचेज किया, तो गिफ्ट जो परचेज किया होगा आप लोग उसकी पैकिंग करवाते हैं। पैकिंग क्यों करवा रहे हैं आप लोग? क्योंकि उस गिफ्ट को छुपाया जा सके, मतलब सामने वाले को सरप्राइज, मतलब सरप्राइज देने के लिए बोल सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो खुद से गेस करे।
अच्छा देखो यहाँ पे किया क्या हमने, उसकी रैपिंग कर दी तो हमको ये पता नहीं लग पा रहा कि उसके अंदर है क्या। सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि रैपिंग ऑफ डेटा इनटू ए क्लास। मतलब आपने किया क्या कि काफी सारा डेटा था उसको एक साथ रैप कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा कि रैपिंग जो है, गिफ्ट वाली रैपिंग वो अलग है, वो आपको ऊपर से ढका गया है किसी चीज को। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रैपिंग जो है ये कलेक्शन होता है। काफी सारे डेटा को आपने कंबाइन कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक गट्ठर सा बना दिया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक क्लास थी, उस क्लास के अंदर आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया, साथ ही साथ आपने किया क्या कि कुछ फंक्शंस वगैरह भी उसके अंदर डाल दिए और उस क्लास को बंद कर दिया, मतलब उसकी डेफिनेशन क्लोज कर दी। अब मैं सिर्फ क्लास को जानता हूँ, मुझे एग्जांपल जैसे हम लोगों ने लिया था स्टूडेंट क्लास का, तो मुझे सिर्फ ये पता है कि स्टूडेंट एक क्लास है, उसके अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता। वो किसको पता है? सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग ऑफ डेटा इनटू ए क्लास। ये किस लिए किया जाता है? ताकि क्लास के अंदर का जो डेटा है उस डेटा को सिक्योर रखा जा सके, उस डेटा को हाइड किया जा सके। A class can have variables, keywords, identifiers और function that are wrapped into that class, hidden within itself। मतलब आपकी क्लास जो है उसके अंदर वेरिएबल हो सकते हैं, कीवर्ड हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे उसी क्लास के अंदर रैप कर दिए गए, रैप्ड अप कर दिए गए। ये सिमिलर होता है डेटा हाइडिंग के करीब करीब। अगर हम डेटा हाइडिंग की बात करें तो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि जो मेन डाटा होता है उसको छुपा लेना। तो आपका एनकैप्सुलेशन जो है ये डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली द फंक्शंस आर अलाउड टू एक्सेस इट। नॉर्मल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट भी अगर डेटा को एक्सेस करना चाहेगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेस कैसे करेगा डेटा को? फंक्शन कॉल करके। तो फंक्शन को जब कॉल करेगा कोई सा भी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि क्लास के अंदर का जो डेटा है उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज को ऐसे समझिएगा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग ऑफ डेटा होता है, जिसको एक्सेस अगर किया जाना है तो फंक्शंस के थ्रू ही किया जाना है, डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर देखें तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है ये बिल्कुल सिमिलर है, पूरा का पूरा डेटा हाइडिंग है। हाइड सेंसिटिव डेटा, शो द डेटा विच यू वांट टू डिस्प्ले अदर्स। मतलब क्या कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक जो आपका है एक्सेस, आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा बाहर दिखाई देना है, कौन सा डेटा नहीं दिखाई देना है। मतलब क्लास जो है, अगर क्लास को कोई यूज में लेता है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कॉल करता है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस क्लास का कोई फंक्शन अगर कॉल किया जाता है, तो ये चीज मेन चीज ये देखना है कि कौन सा वाला डेटा जो है वो बाहर वाली किसी दूसरी क्लास से या दूसरे फंक्शन से हमको छुपा के रखना है, कौन सा डेटा हम एक्सेस प्रोवाइड कराना है। अगर इनहेरिटेंस वगैरह की बात करें तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा इनहेरिटेंस टाइप कौन सा यूज में लेंगे हम, कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज में लेंगे। फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करता है। नॉर्मल सी बात है कि एब्स्ट्रैक्शन जो होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का खुद का मतलब ही यही है कि डेटा को हाइड करना। कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ भी हो, मतलब आप लोगों ने जो क्लास बनाई उस क्लास के अंदर कुछ भी हो, फंक्शन जो आपने यूज में लिया उस फंक्शन के अंदर कुछ भी हो, आप लोगों को करना क्या है, खाली एक टास्क आपको दिया गया है, उस टास्क को एकम्प्लिश करना है। इसको एग्जाम्पल को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मुझे एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना था, मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना के रख दिया एडिशन का। अब मैं यूजर से जो इनपुट लूंगा वो सिर्फ वेरिएबल्स लूंगा जो यूजर को वेरिएबल डालने हैं, और यूजर को आउटपुट में क्या दे दूंगा, उसका रिजल्ट दे दूंगा। यूजर ने मेरा कोड देखा क्या? नहीं देखा। या फिर ऐसे बोले कि यूजर को थोड़ा ना पता है कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा। तो मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसेंशियल फीचर्स जो है, इसेंशियल जो डेटा है वो डिस्प्ले हम कर दें, बाकी जो भी हमारा बैकग्राउंड का डेटा है उसको हम शो ना करें। तो ये बात थी एब्स्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये है दो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो इसमें पॉली है, दूसरा है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन, काफी सारे रूप। अच्छा, मॉर्फिम जो है ये है रूप, मतलब आपका जो कोई सा भी एक चीज, यूं मान लीजिए कि एक सिंगल टाइप है आपके पास में, उसके मोर देन वन फीचर्स बोल लीजिए या फिर मोर देन वन सिनेरियोज बोल लीजिए, कि आप उसको एक से ज्यादा कंडीशंस में यूज में ले पा रहे हैं, तो रिप्रेजेंट्स मैनी फॉर्म ऑफ सिंगल एंटिटी। किसी एक सिंगल एंटिटी की काफी सारी फॉर्म्स यूज में लेना, ये चीज कहलाती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। One interface can be used for many implementations so that object can behave differently for each implementation। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा कि एक सिंगल चीज है आपके पास में, एक सिंगल एंटिटी है, आप उसको अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से यूज में लेते हैं, तो वो चीज है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक जो कंपाइल टाइम होती है, एक होती है डायनामिक जो रन टाइम होती है।
दोनों की दोनों पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये सी प्लस प्लस आपकी प्रोवाइड कराती है, स्टैटिक भी प्रोवाइड कराती है और डायनामिक भी प्रोवाइड कराती है। अच्छा, डायनामिक और स्टैटिक की जो पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन है ये हम अगले कोई वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसके अंदर इसका डिस्कशन कर लेंगे। बेसिक अगर यहाँ पे देखें कि पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर किया क्या जाता है, एक सिंगल फंक्शन को उसके एट्रीब्यूट बोल लीजिए या फिर उसके अंदर जो कीवर्ड्स हमने पास करवाए हैं, तो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फंक्शंस को यूज में ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें कि एक सम नाम का फंक्शन है, वो मैंने 2 एट्रीब्यूट के लिए भी बनाया हुआ है, 3 के लिए भी बनाया हुआ है, 4 के लिए भी बनाया हुआ है। तो जब वेरिएबल्स पास किए जाते हैं फंक्शन के अंदर, जब एट्रीब्यूट पास किए जाएंगे तो वो वाले जो वैल्यूज मैंने पास की उन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला सम फंक्शन कॉल होना है। मतलब 2 वाला होना है, 3 वैल्यूज वाला होना है या 4 वैल्यूज वाला होना है। तो ये चीज़ तो कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किया क्या जाता है कि आपके जो ऑपरेटर्स है, जैसे मान लीजिए बाइनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर्स है इन ऑपरेटर्स के सिंबल्स को आप लोग ओवरलोड कर पाते हैं। मतलब कि पहले ये जो सिंबल हैं आपके, ये मान लीजिए सिर्फ आपके वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने किया क्या है कि सिंबल को ऑब्जेक्ट पे काम करवा दिया। मतलब जो एडिशन वगैरह परफॉर्म कर रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट लेवल पे कर रहे हैं, तो ये आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई। वर्चुअल मेंबर फंक्शंस जो है ये वर्चुअल बेस क्लासेस वगैरह से रिलेटेड है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना जान लीजिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है, रन टाइम पे अकर होता है, डायनामिक के अंदर आता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है बेसिकली वो क्या है आपका, कि आपने एक सिंगल एंटिटी से काफ़ी सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर लिया। तो यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग जो है नाम से ही आपको लग रहा होगा रन टाइम। अच्छा देखो, ये करेगा क्या है, हमेशा ये रन टाइम पे होगा। डायनामिक बाइंडिंग की अगर हम बात करें कि ये हमेशा रन टाइम पे होगा। एट रन टाइम द कोड मैचिंग द ऑब्जेक्ट अंडर करंट रेफरेंस विल बी कॉल्ड। मतलब कि रन टाइम पे फंक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर अपने कोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये उसी रेफरेंस को कॉल करेगा या फिर उसी फंक्शन को कॉल करेगा जिसकी नीड है अभी। इसको एग्जांपल ऐसे लेके चलें कि मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने 4 या 5 फंक्शंस मैंने कॉल करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब प्रोग्राम चल रहा होगा, रन टाइम पे जब प्रोग्राम चल रहा होगा, तो जैसे मान लीजिए मैंने 10 फंक्शंस वहाँ पे यूज में लिए थे, तो उनका फंक्शन का जो रेफरेंस होगा वो उन फंक्शंस को सिंगल सिंगल करके कॉल करता जाएगा। तो ये चीज़ है आपकी डायनामिक बाइंडिंग। टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट्स कैन कॉल फंक्शंस। अच्छा देखो, इसको ऐसे समझिएगा कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यही चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी कि डायनामिक बाइंडिंग के अंदर होना क्या है कि आपका जो फंक्शन, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फंक्शंस को रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर सके या फिर उनको कॉल कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग की अगर हम बात करें तो मैसेज पासिंग क्या होगा कि रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। मतलब एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी होती है उनके अंदर मैसेज पासिंग की फैसिलिटी होती है। मतलब आपके ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। Objects communicate with each another by sending or receiving information much at the same way as people pass message to one another। मतलब यहाँ पे जो मैसेज पासिंग होनी है वो रन टाइम पे भी हो सकती है। अच्छा देखो, होगा क्या कि जैसे मान लीजिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई डेटा को एक्सेस करना चाहता है। ये पहला ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डेटा को रिसीव करना चाहता है। मतलब जो डेटा सेंडिंग होगी, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग बोल सकते हैं, ये सारी की सारी आपकी कहलाती है मैसेज पासिंग। ये वाला जो वीडियो था ये फीचर्स पे बनाया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स सी प्लस प्लस के बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। बाकी के जो फीचर्स हैं इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिटेल में पढ़ना काफ़ी जरूरी है। जैसे इनहेरिटेंस की हम बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, तो ये हमको डिटेल में आने चाहिए। तो सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं। पहला ट्यूटोरियल अपलोड किया जा चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, ट्यूटोरियल्स की अगर हम बात करें तो जो भी फीचर्स नए होंगे वो सारे के सारे धीरे धीरे करके अपलोड किए जाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो नए वीडियो जो आपको चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए वो हमको बताइएगा। हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।